तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली जो कृषि को आधुनिक बनाएगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तमाम जो इस तरह की जो बातें थी, उन्होंने कहा कि ये निश्चित तौर पर हमारे देश में संकल्प को सिद्धि में बदलने का अवसर है और उसमें जो हमारे किसान भाई हैं वो निश्चित तौर पर बढ़ चढ़कर भूमिका निभाएंगे। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और अब आइए देखते हैं अपना कार्यक्रम इस वक्त। तो इस वक्त की बात हम करेंगे, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आपको देंगे और सबसे खास बात है कि आज का जो इस वक्त है उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को कहा कि संकल्प से सिद्धि का जो वक्त है वो यही है और हम राष्ट्र के लिए अब जीने का वक्त है। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा आज के इस लाल किले की प्राचीर से, उस पर हम खास बात तो करेंगे ही, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से तार तार हुई है कानून व्यवस्था। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है 78वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। लगातार 11वीं बार देशवासियों को किया संबोधित। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प दोहराया। लाल किले की प्राचीर से बोले प्रधानमंत्री, चुनौतियों को चुनौती देना भारत की फितरत। सेकुलर सिविल कोड को बताया देश की जरूरत। कहा जारी रहेगा भ्रष्टाचार पर वार। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा पर जताई चिंता। प्रधानमंत्री ने की सुधारात्मक कदमों की वकालत। कहा कि रिफॉर्म की प्रतिबद्धता 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं, देश की मजबूती के लिए है। देश की 3 लाख संस्थाओं में 1 साल के भीतर 2 रिफॉर्म। महिलाओं के विकास और सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने दोहराई प्रतिबद्धता। कहा बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है महिलाएं। माताएं, बहनें, बेटियां कि उनके प्रति अत्याचारों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत। और एक और खबर है कि पश्चिम बंगाल में जारी है अराजकता का दौर। टीएमसी से जुड़े लोगों ने आरजी कर अस्पताल में जमकर बवाल मचाया है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स पर हमला किया है। विरोध में डॉक्टरों के साथ वकील भी हड़ताल पर गए हैं और देश भर में इसको लेकर के आक्रोश का माहौल है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा है कि देशवासी भी इसके साथ जुड़े। और आज स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है। दुनिया भर में रहने वाले भारतीय आज जश्न में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया। पीएम मोदी ने प्राकृतिक आपदा से लेकर रिफॉर्म और गवर्नेंस मॉडल तक कई विषयों पर बात की। उन्होंने आजादी का जिक्र किया और 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी से पहले सैकड़ों साल की गुलामी का कालखंड का संघर्ष रहा है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी कई आदिवासी क्षेत्र रहे जहां आजादी की जंग लड़ी जाती थी। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए कटिबद्ध थे। आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का। मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला सकती है तो जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। विकसित भारत 2047 केवल भाषण के शब्द नहीं है, कठोर परिश्रम किया जा रहा है। पीएम ने देश में उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों की वकालत की। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म की प्रतिबद्धता 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए हैं। ईज ऑफ लिविंग के सपने के बल दिया है। पीएम ने कहा कि हमारे रिफॉर्म राजनीतिक मजबूरी नहीं है,
हम नेशन फर्स्ट के संकल्प से प्रेरित हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब 40 करोड़ भारतीय आजादी दिला सकते हैं तो 140 करोड़ भारतीय देश को समृद्ध भी बना सकते हैं। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। नहीं लगता ना? और पीएम ने देश में उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों की वकालत की। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म की प्रतिबद्धता 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है, यह देश की मजबूरी के लिए नहीं बल्कि मजबूती के लिए है। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हमारे वंचित लोग हो, हमारी बढ़ती जाती शहरी आबादी हो, हमारे नौजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांक्षाएं हो, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने चुना। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। और इसलिए मैं आज कह सकता हूं, रिफॉर्म्स का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोथ की ब्लूप्रिंट बनी हुई है। ये हमारा रिफॉर्म, ये ग्रोथ, ये बदलाव, ये सिर्फ डिबेट क्लब के लिए, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के लिए, एक्सपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। साथियों, हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं किया है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुणा करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हित सुप्रीम। ये मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं। तो मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प के साथ हम कदम उठाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से हुंकार भरी है कि देश को विकसित बनाने के लिए तीसरे टर्म में 3 गुना मेहनत करेंगे। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अजय मिश्रा जुड़े हुए हैं। अजय, प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आज़ादी की बात आई थी और आज़ादी के लिए संघर्ष हो रहा था तो उस दौरान 40 करोड़ भारतीय एक हो गए थे और अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। और अब हम 140 करोड़ हैं और इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएंगे, 2047 तक भारत को विकसित बनाएंगे। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? शायद ये सबसे बड़ा सेंट्रल मैसेज है आज के इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान, निखिल, जिसका आपने अभी भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 40 करोड़ लोग आज़ादी छीन सकते हैं तो 140 करोड़ मिलकर के अगर संकल्प की सिद्धि के लिए एक ही दिशा में काम करें तो अब समृद्ध भारत बना सकते हैं। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री के लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण और
लोकसभा में वित्त मंत्री का बजट भाषण, ये दो ऐसे मौके होते हैं जब देश राष्ट्र की नीति को परखता है, उस पर बहस करता है और पूरे देश को एक दिशा मिलती है। इसी लाल किले की प्राचीर से आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने पहला मिशन जो लॉन्च किया था वो था जनधन मिशन। किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि पूरी काया पलट कर देगा ये पूरा का पूरा मिशन। जनधन, आधार और मोबाइल के जरिए जिस तरह से एक क्रांति की गई गवर्नेंस के लिहाज से, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए। और आज हम 10 साल बाद जब 2024 में खड़े हैं तो उन्होंने ईज ऑफ लिविंग मिशन की बात की। उन्होंने कहा हम मिशन मोड में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना चाहते हैं और इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी आपकी विकास की परियोजनाएं हैं वो सारी की सारी सैचुरेशन की ओर बढ़ जाएंगी। और इसका मतलब यह हुआ कि जो मूलभूत सुविधाएं जब सभी तक पहुंचेंगी, उसके बाद उन्होंने जो जिक्र किया कि हमें कर्तव्यों पर ध्यान देना है। और हम जब 50वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे अपने गणतंत्र दिवस की, संविधान की, तो उस वक्त सभी को कर्तव्य पर फोकस करना होगा और वही कर्तव्य हमें विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आगे लेकर के जाएगा। बहुत ही बड़ा आज सेंट्रल मैसेज ये कि सभी को अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना होगा और सरकार उस गवर्नेंस मॉडल की तरफ जा रही है जहां लोगों को अपने अधिकार की बात नहीं करनी होगी, अधिकार स्वयं वहां तक नागरिकों तक चल करके आएंगे। ठीक है, एक बात उन्होंने कही कि ये सुधारात्मक जो कदम है उसकी उन्होंने वकालत की। उनका ये रिफॉर्म सिर्फ वाहवाही के लिए नहीं है कि 4 दिन की वाहवाही मिल जाए, ये दरअसल देश की मजबूरी नहीं बल्कि देश की मजबूती के लिए है। आपने बिल्कुल सही कहा। और रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने केवल आर्थिक रिफॉर्म्स का खाका नहीं खींचा है निखिल, उन्होंने साथ ही साथ उन करोड़ों जनता के द्वारा जो दिए गए सुझाव हैं उनका भी जिक्र करते हुए कहा कि आर्थिक सुधारों के साथ साथ देश में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो 3 लाख संस्थान हैं वो 2 रिफॉर्म करें। 5 साल में अगर वो 10 रिफॉर्म करती हैं तो 25 से 30 बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर भारत खड़ा होगा। यह एक बड़ी बात है। जो सुझाव आया उसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की गई है। बहुत सारे लोग देश को स्किल कैपिटल बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब की दिशा में बनाने के लिए उन्होंने कहा कि डिफेंस में हम उभर रहे हैं, आगे चलकर हमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरना और मेक इन इंडिया के तहत ओवरऑल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देश को देखा जाना चाहिए। तो जिस तरह से उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया, जनधन मिशन का ऐलान किया, आज फिर उन्होंने डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड का नारा दिया है। और डिजाइनिंग में भारत हमेशा अव्वल रहा है और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी क्रांति के रूप में उभर करके सामने आएगा। हम ऑलरेडी पूरे दुनिया की चिप्स को डिजाइन कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी भले ही धीरे धीरे हम डेवलप कर पाए, लेकिन डिजाइन अभी भी भारत के लोग सबसे आगे हैं। और बहुत सारे सनराइज सेक्टर्स का जो उन्होंने जिक्र किया जिसमें ऑर्गेनिक फूड का बास्केट बनाना हो पूरी दुनिया का भारत को, या फिर आगे चलते हुए गेमिंग इंडस्ट्री में भारत की ज्ञान परंपराओं पर आधारित गेम्स डेवलप करना हो दुनिया के लिए, ये तमाम नए क्षेत्र हैं जहां पर रोजगार के असीम अवसर आने वाले हैं, जिसका उन्होंने जिक्र किया। बिल्कुल, तो वो एक तरह से संकल्प दोहराया, हुंकार भरी, उठो देश के वीर जवानों, एक नया निर्माण करो। ये एक जो जिस तरह से जिसको कहते हैं कि 15 अगस्त के दिन जब राष्ट्र आज स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहा है और हमारे अंदर जिसको कहते हैं कि बहुत सारा आत्मविश्वास, बहुत कॉन्फिडेंस जब है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने उस आत्मविश्वास को और जगाया है, एक कदम और आगे बढ़ने की बात कही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से चुनौतियों को चुनौती देने की बात कही है और कहा है चुनौतियों को चुनौती देना भारत की फितरत है। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे
जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है। हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको। सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से। गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आजादी वो एहसास है जिसके कई रूप हैं, जिसमें उम्मीदों से भरे सपने हैं। कुछ है ख्वाब आगे बढ़ जाने के, एक चाह भी है कुछ कर दिखाने की। भरपूर है जुनून अपनी जीत का, साथ है भरोसा एक सुनहरे कल का। तो चलो मनाएं आजादी के रंग कैनरा बैंक के संग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किस तरह से हुंकार भरी, और कुछ ऐसे भी संकल्प उन्होंने दोहराए जिसके तमाम राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतियों को चुनौती देना भारत की फितरत है और सेकुलर सिविल कोड आज देश की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर भी वार किया, कहा ये जारी रहेगा भ्रष्टाचार पर वार। और पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन के दौरान कई ऐसे विषयों पर बात की जो राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। पीएम ने कहा कि अब समय की मांग है कि देश में सेकुलर सिविल कोड हो। परिवारवाद, जातिवाद देश का बहुत नुकसान कर रहे हैं और कम्युनल सिविल कोड नहीं बल्कि सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस सिविल कोड को लेकर हम जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में एक कम्युनल और भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। हमारे संविधान की भावना कहती है कि इस विषय पर देश में गंभीर चर्चा हो। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, ऐसे कानूनी आधुनिक समाज को आधुनिक नहीं बनाते हैं। माई भारत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसका एक मिशन 1 लाख होनहार नौजवानों को राजनीति में लाना है जिनके परिवार या रिश्तेदार कभी राजनीति में ना रहे हों। ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए जिनसे परिवारवाद, जातिवाद से मुक्ति मिले और लोकतंत्र समृद्ध हो। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। भ्रष्टाचार का दीमक देश को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भय का वातावरण पैदा करना चाहती है।
पीएम मोदी का कहना था कि क्या कोई कल्पना कर सकता है कि देश में कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का प्रयास किया जा रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए चुनौती है। पीएम ने बांग्लादेश की हिंसा का भी जिक्र किया और कहा कि बांग्लादेश में अशांति के बीच हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर 140 करोड़ भारतीय भी चिंतित हैं। भारत की सदैव यही इच्छा रही है कि उसके पड़ोसी देश समृद्ध और शांति के मार्ग पर चले। एक पड़ोसी देश के तौर पर बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, मैं उससे जुड़ी चिंता को समझ सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि वहां स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाएगी। और प्रधानमंत्री के शब्दों की बात अगर हम करें तो प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, पड़ोसी के नाते चिंतित होना स्वाभाविक है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है और प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार का दीमक देश को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भय का वातावरण पैदा करना चाहती है। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दीमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है, वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है, उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई, भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है, वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि ये तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। और प्रधानमंत्री ने देश में सेकुलर सिविल कोड की वकालत की। उन्होंने कहा कि इससे समाज में भेदभाव मिट जाएगा। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं
वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जुड़े हुए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, बहुत स्वागत है। अनंत विजय, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। अनंत जी, बहुत स्वागत है आपका। और हम इस विषय की शुरुआत अनंत जी आपके साथ ही करना चाहेंगे। आज जो प्रधानमंत्री ने बातें कही, सेकुलर सिविल कोड की बात कही, दरअसल यूसीसी की, भ्रष्टाचार पर जिस तरह से वार किया, आपको लगता है कि ये विषय थोड़े राजनीतिक भी हैं? किस तरह से देखते हैं इस पर? सीधे सीधे जिसको कहते हैं कि एक लीक कायम करने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं कि अपना अपना माइंड साफ किया, उन्होंने साफ बताया कि किस तरह से इस पर देश आगे बढ़ने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री से गैर राजनीतिक भाषण की अपेक्षा करना व्यर्थ है। प्रधानमंत्री राजनीतिक व्यक्ति होता है और वो राजनीतिक भाषण देता है। सवाल नियत का है कि नियत कैसी है। आज प्रधानमंत्री ने, बहुत दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी भाषा बदलने की आवश्यकता है। भाषा मतलब कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज होता है वो चेंज करने की आवश्यकता है। आज प्रधानमंत्री ने बहुत चतुराई के साथ, मैं जानबूझकर ये शब्द का उपयोग कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही होशियारी से जो कॉमन सिविल कोड जिसको कहा था, उसको उन्होंने सेकुलर सिविल कोड कहा और कहा कि जो सिविल कोड अभी हमारे यहाँ चल रहा है वो कॉम्युनल है। अगर इसको देखें तो प्रधानमंत्री 120% सही कह रहे हैं। आज की तारीख में इस देश में अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार प्राप्त है। अल्पसंख्यक मैं जब कहता हूं तो उससे स्पष्ट संदेश है कि मुसलमानों को विशेषाधिकार प्राप्त है, चाहे वो वक्फ का हो, चाहे वो शरीयत का हो, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ हो। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं हैं, लेकिन इस देश में हिंदू पर्सनल लॉ जैसी कोई संस्था नहीं है या हिंदू कानून की कोई संस्था नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब समय सचमुच आ गया कि जब हम स्वाधीनता के अमृत काल में हैं, तो हमें देश को एक ऐसा कानून होना चाहिए जहां सब नागरिक समान हो। जानबूझकर प्रधानमंत्री ने इसको सेकुलर शब्द नाम दिया, क्योंकि जो उनके प्रतिपक्ष के लोग हैं वो लगातार सेकुलरिज्म 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 करते हैं। तो ये जो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बात कही है, ये उनके हाथ से मुद्दा लेने और गेंद उनके पाले में डालने का एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि एक विजनरी प्रयास है। दूसरी बात जो भ्रष्टाचार की प्रधानमंत्री ने की, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनौती भी है और अवसर भी है। और एक और बात कही उन्होंने कि भ्रष्टाचार को लेकर अब समय आ गया कि बाइकॉट किया जाना चाहिए भ्रष्टाचारियों का। तो भ्रष्टाचारियों के महिमा मंडन की जब वो बात कर रहे थे तो स्पष्ट तौर पर वो इशारों में लालू प्रसाद यादव को इंगित कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता है, बेल पर बाहर है, उनके स्वास्थ्य के कारणों से उनको बाहर, अदालत में बाहर रहने की अनुमति दी हुई है। बेल की शर्तों में राजनीति करना शामिल है नहीं है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से लालू यादव को INDIA गठबंधन में एक नेता और एक समन्वयक के भूमिका में लोगों ने देखा है, उससे ऐसा लगता है कि एक भ्रष्टाचारी का महिमा मंडल किया जा रहा है। और भ्रष्टाचार के आरोप बहुत सारे नेताओं पर लगे हैं। लोगों को लग रहा था कि चुनाव समाप्त हो गए हैं और ईडी का जो
आरोप, ईडी के दुरुपयोग का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह पे लगता है, उन्होंने आज स्पष्ट कर दिया कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो उनकी सरकार की मुहिम थी वो चलती रहेगी, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। तीसरी बात जो आज उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में कही, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदुओं के हितों की रक्षा की जाएगी और उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। उनको चिंता जाहिर की उन्होंने लाल किले की प्राचीर से, और मुझे लगता है कि कूटनीतिक भाषा में चिंता जाहिर करना बहुत बड़ी बात है। सार्वजनिक रूप से चिंता जाहिर की उन्होंने हिंदुओं की स्थिति को लेकर। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ आपकी चर्चा में मैं रखना चाहूंगा निखिल जी, जो प्रधानमंत्री ने आज महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार पर, उनके खिलाफ होने वाले दुष्कर्मों पर और राक्षस शब्द का प्रयोग करके बहुत कड़ा संदेश लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने दिया है, और मुझे लगता है कि इसका फॉलो अप भी आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के और सरकार के एक्शन में दिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या भ्रष्टाचार की बात हो, जो प्रधानमंत्री ने बातें कही वो जैसा कि अभी विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि वो 120% सहमत है, कांग्रेस कितनी सहमत दिखती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज़ है जिसको वो कहते हैं कि अभी तक कम्युनल था, देश में किसी एक कम्युनिटी के लिए इस तरह से कानून बनाना उनका दरअसल तुष्टीकरण करना जैसा हुआ, अब ये सेकुलर होना चाहिए? पहले तो सभी साथियों को भी और देशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हमारा राष्ट्रीय पर्व, हम सबके लिए गर्व की बात। जिस तरह से संवैधानिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यदि हम बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के जो सोच थी, जिस तरह से उन्होंने कुर्बानियां दी थी, आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हम सबके लिए गर्व की बात है। देश निरंतर आगे बढ़ा है, आगे बढ़ता रहेगा। नेतृत्व किसी भी पार्टी और दल का हो, देश का नेतृत्व देश के लोग आगे बढ़ाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है और हम सबको इस पर पूरा गर्व है। जहां तक बात प्रधानमंत्री जी के भाषण का है, प्रधानमंत्री जी ने बेहतरीन ढंग से जो है भाषण की तैयारी की थी, और जिन लोगों ने भी लिखा था मैं उनको भी बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत अच्छा भाषण उन्होंने लिखा था। कुछ बिंदु जरूर आज के संदर्भ में, राष्ट्रीय पर्व और जब भी पर्व होता है देश के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण का शैली होता है, मुझे लगता है राजनीतिक पार्टी का नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि उसी तरह के भाषण हो सभी दलों के, किसी भी दल के। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो कुछ बोला उन्होंने डॉक्टर अजय, वो आप उससे सहमत नहीं हैं? उस पर भी मैं उस पर भी आ रहा हूं, उस पर भी तीनों मुद्दों पर आऊंगा, चूंकि आपने तीनों मुद्दे नंद जी ने कहा है। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो उन्होंने की है, ठीक है, उनका एक जरूर उसमें सेकुलर सिविल कोड वर्ड की बात की है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले कुछ दिनों तक इस पे चर्चाएं आप सब मिलकर करेंगे। कोई ना कोई रास्ता सरकार को इस पे 10 साल होने को है और अब 11वें साल की तैयारी में है, तो जरूर सरकार को इस पर एक यूनिफॉर्मिटी के साथ इस पर डिस्कशन डिबेट के लिए बिल लाना चाहिए। उस पर सभी लोग चर्चा करेंगे, देशवासी चर्चा करेंगे, और जो सही होगा वो निकालेंगे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। जहां तक बात भ्रष्टाचार की उन्होंने चर्चा की है, सच बात है कि भ्रष्टाचारियों से दूर रखना चाहिए, उसको बाइकाट करना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि शुरुआत दूसरे से क्यों, पर उपदेश कुशल बहुतेरे क्यों। शर्मा से शुभेंदु, येदियुरप्पा से नारायण राणे और अजीत पवार, सबने देखा है चुनावी बॉन्ड से लेकर सेबी और अडानी का खेल अभी जो चला है, इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। और यदि वो ईमानदारी से चाहते हैं, नियत साफ है, तो निश्चित तौर पे इस पर आगे आकर के शुरुआत उनके खुद से होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार, पूरा देश भ्रष्टाचार के आगोश में कहीं ना कहीं जकड़ गया है, और मुझे उससे, हम सबको उससे बाहर आना ही पड़ेगा। दल और व्यक्ति की बात नहीं है। जहां तक पीएमएलए की बात है, सबने देखा है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के नाम पे प्रतिशोध और बदले की कार्रवाई लगातार चलती रही, और जो इनके साथ रहा उसको उन्होंने संरक्षण दिया। मात्र 40 लोगों को जो है मामलों में, 40 मामलों में ही दोष सिद्ध हुआ है, और 5297 मामले जो है 10 साल में उसमें रजिस्टर्ड केस किए गए। 99.2 मामले ऐसे हैं जिसमें बेकसूरों पर कार्रवाई हुई। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को जरूर इस पे ईमानदारी से सोचना चाहिए और नेक और नियत साफ करके आगे आना चाहिए, तब पूरा देश उनके साथ होगा, हम सब साथ हैं। जहां तक बात आपने बांग्लादेश की संदर्भ में की है, हम सभी लोग चाहते हैं, जो हुआ वहां दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। आने वाले समय में भारत के हित में है कि भारत जो है समयबद्ध तरीके से, डिप्लोमेटिक अंदाज में उस क्राइसिस में हम सब मिलकर के साथ दें, और इसमें सरकार के साथ हम सदैव रहे हैं। आपने देखा है, जब भी सरकार इस पे हम लोगों को
प्रयास की हम लोग का सहयोग लेने का, हमने ईमानदारी से सहयोग दिया है। बांग्लादेश से हमारे इंटरेस्ट हैं, हमारे लोगों के भी इंटरेस्ट हैं और देश का भी इंटरेस्ट। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कई सारे सवाल उठते हैं, मुझे लगता है आनंद विजय शर्मा जी जो है वो इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। जैसे कि शुरुआती उन्होंने की कहा, जिन लोगों ने भाषण अच्छा लिखा होगा उनको भी बधाई दी इन्होंने। प्रधानमंत्री ने अच्छा भाषण दिया ये कहने के बजाय आपने कहा कि जिन लोगों ने भाषण लिखा होगा। बहरहाल प्रधानमंत्री कितने अच्छे वक्ता हैं ये हमें आपको किसी को और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन जिन बातों पर आपने जैसे बांग्लादेश की बात की, आपके यहाँ से बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, ये बातें शायद मेरे बजाय विजय शर्मा जी डायरेक्ट अगर इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी, सबसे पहले मैं सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं अजय जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। अजय जी, आप मुझे बताइए, क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि ये कम्युनल सिविल कोड है? पहले तो आप इस बात का जवाब दे दीजिए, आपकी पार्टी का क्या रुख है इसमें? जो पिछले 70-75 साल से आप लोगों ने ये थोप रखा था, जबकि आर्टिकल 44 क्या कहता है कि सरकार जो है प्रतिबद्ध है इसके लिए जो सेकुलर हो, सबको ना जाति के आधार पर बांटे, ना धर्म के आधार पर बांटे, ना लिंग के आधार पर बांटे, ना मजहब के आधार पर बांटे। तो उस पर आपने कुछ नहीं बोला। तो प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है वो हमारे मैनिफेस्टो में है। आप बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़िए, तो लिखा किसी ने नहीं है, ये तो हमारे दिलों में लिखा हुआ है, प्रत्येक नागरिक के दिल में लिखा हुआ है कि देश में एक परिवार में 2 व्यक्तियों के लिए 2 कानून नहीं हो सकते। तो इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने देश की समस्याएं देश के सामने रखी हैं, चुनौतियां सामने रखी हैं और देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है वो सामने रखी हैं और किस तरह से हमने चुनौतियों को पार किया है, कैसे फ्रजाइल 5 से हम किस तरह से हम एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं हम, वो देश के सामने रखा है। सेमीकंडक्टर में कैसे हम आगे बनने जा रहे हैं वो आपके सामने रखा है। किस तरह से हमारी माता बहनों के लिए किस तरह से रखा है, किस तरह से गैर राजनीतिक लोगों को राजनीति में लाएंगे, जिनके किसी चाचा ताऊ भतीजा मामा फूफा कोई राजनीति में नहीं, तो वो 1 लाख लोगों को हम लाएंगे। किस तरह से 3 करोड़ मकान बना के देंगे हम, किस तरह से महिलाओं के लिए हमने जो एक अलग चलाया है वो रखेंगे। तो ये जो स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बोला जाता है वो एक देश के नाम संबोधन होता है, देश को एक उम्मीद होती है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का संबोधन किया है, देश में चारों तरफ हर्ष का उल्लास का माहौल है। हमने पहले भी देखा, 10 साल पहले देखा कैसे निराशा होती थी, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, किस तरह के इस तरह के भाषण आया करते थे। तो मेरा सीधा मानना है प्रधानमंत्री जी जो है जमीन से जुड़े हुए हैं, उनको पता है गरीबी क्या है, उनको पता है किस तरह से महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, युवाओं के लिए क्या काम करना है। तो उसकी रूपरेखा रखी है उन्होंने और लाल किले की प्राचीर से बोला है कि भ्रष्टाचार किस तरह से होता था। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2019 में उन्होंने बोला था कि मैं भ्रष्टाचारियों को गेट तक ले आया हूं, दरवाजे तक, अब की बार मुझे अवसर दीजिए, मैं इनको एक धक्का मारूंगा, ये अंदर होंगे जेल के अंदर। और जेल के अंदर जाने का काम शुरू हो चुका है। और उसमें किस तरह से आप देखो भ्रष्टाचारियों के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं और किस तरह से सजा हफ्ता आदमियों को आप संयोजक बना रहे हो पार्टियों का। तो उस पर चिंता जाहिर की है, देश के सामने रखा है कि किस तरह से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि भ्रष्टाचार जो है उसको समाज एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। भ्रष्टाचार को देश बिल्कुल भी किसी भी रूप में नहीं मानेगा। ठीक है, यहाँ पर आनंद विजय जी को भी जोड़ना चाहेंगे। आनंद विजय जी, जिस तरह से अभी अजय जी ने जो सवाल उठाया, डॉक्टर अजय ने, कि भ्रष्टाचार पर शुरुआत सब तरफ से होनी चाहिए और हालांकि इसमें जो कार्रवाई हो रही है वो अदालत के संज्ञान में हो रही है। अगर जेल भेजा जा रहा है तो अदालतें भेज रही डॉक्टर अजय, और अगर जमानतें मिल रही लोगों को तो वो भी जो है अदालत ही दे रही है। बहरहाल मैं चाहूंगा कि आनंद विजय इस बात पर भी फोकस करें कि क्या ये समय आ गया है जब भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज को भी खड़ा होना चाहिए, और सरकारें तो जो खड़ी हैं वो तो खड़ी ही हैं, साथ ही साथ जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उस पर भी अब एक जिसको कहना चाहिए कि जो जनता के सामने है वो भी चीजें सामने आनी चाहिए, उसमें भी एक कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए। देखिए, पहला जो भ्रष्टाचार की बात की है, अब प्रधानमंत्री ने आज स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसका सोशल बाइकॉट होना चाहिए। आपको याद होगा कि पुराने जमाने में इस तरह से जो अपराध की सजा दी जाती थी उसका सामाजिक
निर्वासन उसको कर दिया जाता था, गांव में उसका छुआ हुआ कोई खाता नहीं था, पीता नहीं था। तो इस तरह से वो एक एक्सट्रीम था। लेकिन आज भ्रष्टाचारियों को लोग वोट देकर मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आज जो सजा याफ्ता है उनकी बातों को मानते हुए लोग उसके पीछे चल रहे हैं। आज जो लोग कन्विक्ट नहीं हुए हैं लेकिन कन्विक्ट होने की राह पर हैं, वो राजनीति में मुखर आवाज बनकर लोगों के सामने खड़े हैं। आज राहुल जी, सोनिया जी दोनों पर आरोप लग रहे हैं, वो अच्छी बात है। अगर वो बेदाग होकर निकल जाते हैं तो ये अदालत का मसला है, अदालत से हद होगा। अभी कांग्रेस के जो मित्र हैं वो बड़ी सारे आंकड़े गिना रहे थे, तो उनको भी भारत की न्याय व्यवस्था का पता है। इसमें न्याय व्यवस्था स्वाधीन है, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता। सरकार का काम है न्याय व्यवस्था। वैसे डॉक्टर अजय ने जो आंकड़े बताए हैं उसका खंडन इसके पहले भी जो ईडी के लोग हैं वो कर चुके हैं, उसके बावजूद आप ये आंकड़े बार बार लेकर के आए हैं डॉक्टर अजय। जी जी, उनके आंकड़ों का खंडन नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो पार्टी का मसला है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैंने भी इसीलिए कुछ नहीं बोला। जी जी, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि जो हमारे संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का काम है, वो तीनों अलग अलग बटा हुआ है। और बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट व्याख्या हमारी उसमें दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट से लेके बाद के संविधान के संशोधन तक में वो दिखता है कि कार्यपालिका का काम अभियुक्तों को की निशानदेही करके अदालत तक पहुंचा देने का है। अदालत में कितना समय लगता है, क्या उनकी प्रक्रिया होती है, उनको जमानत देने का, नहीं देने का, ये सारा निर्णय इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार पे आप उंगली उठाते हैं तो परोक्ष रूप से आप अदालत पर उंगलियां उठाते हैं। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि इसको बेल नहीं देने में सरकार की भूमिका है, तो मुझे लगता है कि आप समय समाप्त हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है। इसलिए मैं अनंत विजय जी आपको इंटरवीन कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन अजय उपाध्याय जी, मैं इस सेंटेंस के साथ आज की डिबेट खत्म करना चाहता हूँ कि इसको ज्यादा सामाजिक रखते हैं। देखिए, ये जो पूरा सारा मैटर है, इसको चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, परिवारवाद की बात हो, हम सबको एज ए पार्टी लीडर, आप लोगों को और नागरिकों के तौर पर हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि जो भी कुरीतियां हैं 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, 2 अक्टूबर के दिन, तो कम से कम हम सब एक मत हो कि इनसे मिलकर लड़ा जाएगा। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, विजय शर्मा जी का, डॉक्टर अजय उपाध्याय का, अनंत विजय का, बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि किस तरह से तार तार हुई है कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में। हर घर तिरंगा और देश के विकास में भागीदार बनते हुए आइए मिलकर एक मजबूत भारत की ओर यात्रा जारी रखें। आपके सपनों, आपकी आकांक्षाओं और आपके भविष्य की रक्षा करते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, इंडियाज प्रीमियर मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर पश्चिम बंगाल से, जहां तार तार हुई है कानून व्यवस्था और इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। कोलकाता में एक घटना में टीएमसी के अराजक तत्वों ने आरजी कर अस्पताल में बवाल मचाया। पुलिस बल के सामने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई और खास बात यह रही कि आरजी कर अस्पताल की इमरजेंसी में जब टीएमसी के इनको कहा जा रहा है कि टीएमसी के गुंडे थे, उन्होंने तोड़फोड़ की तो पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स पर भी हमला किया। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई दरिंदगी और डॉक्टर्स पर भीड़ द्वारा हमले के विरोध में कोलकाता हाई कोर्ट के वकील भी अब सड़कों पर उतर चुके हैं। वकीलों ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है।
शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया है और राज्यपाल से तुरंत हस्तक्षेप करने को कहा है। राज्यपाल ने हस्तक्षेप किया भी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी नेता ने कहा कि ममता बनर्जी ने अपने टीएमसी के गुंडों को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास अराजनीतिक विरोध रैली में भेजा है। प्रदर्शनकारियों के रूप में दिखाई देने वाले उनके गुंडे भीड़ में शामिल हुए और आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर बर्बरता को अंजाम दिया गया। इस दौरान उन्हें पुलिस द्वारा सुरक्षित रास्ता दिया गया, सेफ पैसेज दिया गया। शुवेंदु अधिकारी ने उनके द्वारा महत्वपूर्ण सबूत वाले क्षेत्रों को नष्ट करने की भी बात कही ताकि वो सबूत सीबीआई को न मिल सके। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्या की घटना के खिलाफ पश्चिम बंगाल में अलग अलग हिस्सों समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इस बीच राज्यपाल ने भी कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, महिलाओं पर अत्याचार सहन नहीं होंगे, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ है, कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं विरोध प्रदर्शन में शामिल रेजिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई इस गुंडागर्दी और अराजकता को अपने कैमरे में कैद भी किया है। यह भी आपको दिखाते हैं और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं यह भी आपको सुनाते हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजी कर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंस डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया, अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस अब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स और छात्रों की समस्याएं सुनी। छात्रों से बात करने के बाद राज्यपाल ने प्रेस वार्ता कर पूरी घटना को शॉकिंग और निंदनीय बताते हुए पुलिस और सरकार की भूमिका पर जमकर निशाना साधा है। About the ghastly incidents which took place here in the last few days is shocking, shattering, benumbing, deplorable. It's a shame for Bengal, shame for India, shame for humanity. If we cannot protect our mothers, our sisters, our daughters, that doesn't speak well for a society. This is the greatest degeneration that we saw all around us in the maintenance of law and order. Human life is tossed around for politicization. The custodians of law who are supposed to protect the life and property of the citizens, they themselves have become conspirators in the game. तो सीवी आनंद बोस ने इस पूरी घटना को शर्मनाक और शॉकिंग बताया है। वहीं बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने ममता सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बंगाल पुलिस ममता बनर्जी के इशारे पर काम कर रही है। बंगाल का जो पुलिस है विनीत गोयल और ममता का इशारा में चल रहा है। ममता बनर्जी बंगाल का सीएम वो जो बोल रहा है उसी तरफ काम कर रहा है। ये जो मूवमेंट चल रहा है बंगाल में, ये खत्म करने के लिए एक साजिश रचा ममता ने। ये इसलिए पुलिस और मीडिया। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी राज्य सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, पहला सवाल ये उठेगा। दूसरा सवाल जो मेरे नेता ने उठाया कि आपको ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों लिपापोती की कोशिश करी। और तीसरी बड़ी बात जो हमने कल देखा, जो वायलेंस देखा, वो किसी चीज का आंसर नहीं है। पब्लिक पॉलिसी में लोगों के बीच में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। अगर आप हिंसक एक्टिविटी करेंगे, अगर आप तोड़फोड़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप जो मिशन है, जो एम है, उसको कमजोर करते हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले तो ताज़ा अपडेट्स दीजिए, कितनी एक तरह से ये बर्बर घटना रही है, उस पर राज्य सरकार का रिएक्शन हम देख रहे हैं। आम लोगों का क्या रिएक्शन है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वहाँ पर? निखिल, देखो, आम लोग कल रात को ये साबित कर दिए हैं कि ये पहली बार ममता बनर्जी अपने पॉलिटिकल कैरियर में, अपने 40 साल की पॉलिटिकल कैरियर में कभी भी
ममता बनर्जी को इस तरह की एक चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा, एक चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, इस तरह से जनता की आक्रोश का सामना नहीं करना पड़ा, जो कल साबित हो गया। चाहे कल रात की जो घटना है, महिलाओं ने जिस तरह से आधी रात को रास्ते पे उतरकर अपना विरोध जताया, इसको जितने भी ममता बनर्जी राजनीति का रंग देने की कोशिश करे, लेकिन ये मैंने अपने आंखों से देखा हूं कि एकदम ये जनता की आक्रोश जो कल कोलकाता या बंगाल की अलग अलग शहरों में रास्ते पे दिखा गया, तो ये ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि इसमें राजनीति नहीं है, इसमें वो माँ बहन रास्ते पे कल उतर आई थी जो कभी भी टीवी में सोप ओपेरा छोड़ के और कुछ देखती नहीं है, वो सब लोग महिलाओं ने उतर के आई थी। ये ममता को समझना चाहिए, जो अभी तक उन्होंने समझ नहीं पाई, क्योंकि ये जो वैंडलिज्म का तस्वीर आप दिखा रहे थे, अगर ऐसा ही होता तो ममता बनर्जी अपने इस तरह की गुंडा भेजकर आरजीकर में जो सबूत है, सबूत मिटाने की काम नहीं करता, क्योंकि ये इस सबूत मिटाने की काम है क्योंकि ये जो गुंडा है ये जाके सीधा सर्वर रूम को तोड़ा है, जिससे पता चलता है कि इसका मंशा क्या, इन लोगों का मंशा क्या था। पहली बात। दूसरी बात है कि बाद में जब पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल आके पूरे के पूरे आरोप मीडिया के ऊपर दे दिया, पूरे के पूरे आरोप सोशल मीडिया के ऊपर दे दिया, इससे भी पता चलता है कि ममता बनर्जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। और इससे भी पता चलता है कि ममता बनर्जी को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि कल वो रैली निकलने वाली है जहां पे सीबीआई को टारगेट करके उनका कहना है कि सीबीआई को रविवार तक इस घटना की अंजाम तक पहुंचना चाहिए। तो इस तरह से पूरे चीजों को वो जो राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। तो निखिल, आपकी सवाल का जवाब यह है कि सरकार या शासन प्रशासन, ममता बनर्जी, किसी को भी ये अभी तक समझ में नहीं आया कि ये एक मास अपराइजिंग है, ये एक जनता की आक्रोश में परिवर्तन हो गया है। और आखिरी में मैं बताऊं आपकी सवाल के जवाब में कि कल से बंगाल के लोगों को कोई इलाज मिलेगा कि नहीं, इसके ऊपर एक सवाल निशान आ गया है। मैं चाहूंगा एक सवाल का जवाब, और बहुत संक्षेप में आप दें, समय समाप्त हो चुका है। प्रसेनजीत, की सीवी आनंद बोस राज्यपाल, उन्होंने भी इस पूरी घटना पर आक्रोश जताया है, राज्य सरकार पर सीधा सवालिया निशान खड़ा किया है। किस तरह से देखते हैं इसको, क्या रिएक्शंस होंगे इसके? एक बार फिर से बताइएगा, बीच में सीवी आनंद बोस राज्यपाल का जो रिएक्शन है उस पर। ठीक। देखिए ये राज्यपाल की एक क्या कहते जिम्मेदारी के अंदर जिस तरह से राज्यपाल आज जाके डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने वहां पे स्टूडेंट से बातचीत की, और अभी बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने इसके शॉकिंग बताया, जिस तरह से इस घटना को उन्होंने डिप्लोरेबल बताया, और साथ में बताऊं कि डॉक्टर सीवी आनंद बोस अस्पताल से निकलने के बाद ही वहां के जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी अभी अपना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो सब कुछ मिला के एक मैं कहूंगा कि जो पहले भी मैं कह रहा था, ये जनता की आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। निखिल जी, जनता का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो जनता का आक्रोश सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि इस घटना के वजह से पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो या देश के दूसरे हिस्से हो। वहां पर तमाम डॉक्टर्स और वकील भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। इस वक्त में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।